that is 18th century political formation. हम अभी तक जो स्टार्टिंग से इसमें 7th में हिस्ट्री को पढ़ते आए हैं, उसमें हमने दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल सल्तनत, उनके सारे किंगडम्स के बारे में स्टडी किया था। फिर हमने बिल्डिंग्स के बारे में, ट्राइब्स, नोमैड्स के बारे में स्टडी किया। फिर हमने डिवोशनल पाथ में कैसे कबीर भक्ति मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो रही थी, और हमने कैसे देखा कि कैसे कैसे जो थे रीजनल कल्चर्स थे डिफरेंट डिफरेंट, वो एस्टेब्लिश हो रहे थे। सूफी मूवमेंट, हिंदुइज्म, ये सारा हमने देखते आए। अब जो हम आ जाते हैं लास्ट, वो आ जाते हैं हम 18th सेंचुरी में, ठीक है ना। जब हम सेंचुरी 18th बोलते हैं, यानी कि हम 1700 की बात कर रहे हैं, जब 1702 कुछ भी ईयर थे, ठीक है, 1701 से लेके, ठीक है, जब हम उसकी बात करते हैं, तो 18th सेंचुरी में क्या क्या फॉर्मेशन हो रही थी। मैंने पहले भी आपको बताया था, हमने 6 से स्टार्ट किया था, गुप्ता से, कि सबसे पहले गुप्तास जो थे, अशोका एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, इससे हमने जो अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, कि सबसे पहले ये लोग आए, फिर दिल्ली सल्तनत का हुआ, फिर धीरे धीरे हमारे जो इंडिया था उस पर मुगल्स ने राज किया, ठीक है। काफी सालों तक राज करने के बाद मुगल्स का भी डिक्लाइन हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ किया, फिर ब्रिटिशर्स ने भी कितने ईयर्स तक हमारे ऊपर राज किया। फिर हमें 1947 में जाके कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस मिली, ये तो सबको पता है, कहा है ना। तो 6 से 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी हम यही पढ़ेंगे, कैसे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, उनसे कैसे हमें फ्रीडम मिली, ठीक है। तो अब जो हम 18th सेंचुरी का पॉलिटिकल फॉर्मेशन देख रहे हैं कि कैसे कैसे पॉलिटिकली या क्या क्या फॉर्म हो रहा था, जब मुगल्स भी खत्म हो रहे थे, तो उसके टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, हम उसमें स्टडी करेंगे। क्लियर? पहले चैप्टर का मैंने व्यू इसलिए दिया ताकि आपको स्टार्टिंग से पता चलता रहे, 6, 7, 8 आगे हम क्या पढ़ेंगे कल को भी। If you look at the map number 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of 18th century. अगर आप ये दोनों मैप्स देखेंगे, हमारी बुक्स में दोनों मैप्स हैं, मैप 1, मैप 2, तो आप धीरे धीरे देखोगे कि कितने चेंजेस जो थे इनमें आपने देखा आए, ठीक है ना। Notice how the boundaries of Mughal Empire were reshaped by the emergence of number of independent nations. मतलब जो अलग अलग आ रहे थे मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज में, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट जो है नेशंस बन रहे थे। देख रहे हो आप, सारा ये बाउंड्रीज थी मुगल एम्पायर की, जो ऐसे ऐसे इन्होंने लाइंस लगाई हुई है, ये सारी, ये है ना, ये सारा मुगल्स का एरिया था। पर फॉर्मेशन क्या हुई, धीरे 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 जब चेंजेस आने शुरू हुए। एक और मैप में हम देखते हैं, ये देखो, ये जो एरिया था अब धीरे धीरे मुगल्स के उससे हट रहा था। यहाँ सबसे पहले आप कह सकते हो जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कब्जा ये वाले पोर्शंस को कर रहे थे, ठीक है ना। जो ये रेड रेड पोर्शन दिख रहा है, पिंक रेड, आपको अपनी बुक में दिखेगा, बंगाल ये वाला सारा, ढाका, पटना वाला, ये सारा। तो धीरे धीरे जो भी मुगल्स का एरिया था, किंगडम्स थी, वो जो थी खत्म हो रही थी, कम हो रही थी। By the 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of the territory in eastern India. ये ईस्टर्न साइड होगी ना, ईस्टर्न इंडिया में। तो कह रहे हैं कि 1765 तक हमने देखा कि मुगल्स का खत्म हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश थे, वो धीरे धीरे इन टेरिटरीज में घुस रहे थे, खासकर ईस्टर्न इंडिया में। What these maps tells us is that political conditions in 18th century India change quite dramatically and within a relatively short span of time. जो ये मैप्स थे, इन पे जो कब्जे पहले मुगल्स के थे, वो धीरे धीरे 18th सेंचुरी तक आते आते
काफी जो है चेंजेस आ गए और बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में पता ही नहीं चला कैसे एकदम से मुगल जो है खत्म हो गए और ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा शुरू कर दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रहा था। मुगल से हट हट के सब अपना इंडिपेंडेंट बना रहे थे, और जब इंडिपेंडेंट था तो किसी ने ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया तो ब्रिटिशर्स भी अंदर आ गए, एंटर हो गए। In this chapter, we will read about the emergence of new political groups in subcontinent during the first half of this century. अगर हम रफली बात करें इस चैप्टर में, हम 1707 से लेके 1765 के बीच में क्या क्या हुआ इंडिया पे उसके बारे में पढ़ेंगे। 1707 में औरंगजेब डाइड हुआ था, मुगल का लास्ट एम्परर था, हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है। लास्ट हम इसलिए लास्ट कहते हैं क्योंकि ये सबसे फेमस वाला था, उसके बाद भी थे, ऐसे नहीं है कि इसके बाद खत्म ही हो गया था बिल्कुल मुगल। वो जो छोटे मोटे थे, जो बड़े बड़े थे हम उनकी स्टडी करके आए हैं। अकबर, ठीक है ना, सबके पढ़े थे, हुमायूं अकबर से लेके औरंगजेब तक हमने सबके पढ़े हैं। पर जब ये डाइड हुआ और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761 में, उसके बीच में क्या क्या आए, क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। द क्राइसिस ऑफ द मुगल एंड लेटर मुगल्स। इन चैप्टर 4 में हमने अभी स्टडी किया था कि कैसे मुगल जो एम्पायर था, दे रीच द हाइट ऑफ द सक्सेस and starting facing a variety of crises towards the closing year of 17th century। मीन्स कैसे जो मुगल एम्पायर था वो अपनी हाइट पे जा रहा था, सक्सेस कर रहा था, वेराइटी ऑफ, साथ ही साथ उसने डाउनफॉल भी देखा, क्राइसिस भी देखे 17th सेंचुरी आते तक। और उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, ऐसे नहीं है कि मुगल एम्पायर एकदम से गिर गया, अच्छे उनके किंग्स थे, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस रहे, फैक्टर्स रहे। फर्स्ट रहा जो एम्परर औरंगजेब था, ही हैज डिपिक्टेड द मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर बाय फाइटिंग अ लॉन्ग वॉर इन डेक्कन। उसने यहाँ डेक्कन की जो वॉर थी औरंगजेब ने, वो लड़ने के पीछे अपनी सारा पैसा खर्च कर दिया, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थी, अपनी सारी मिलिट्री है वो सारी लगा दी उनसे लड़ने के चक्कर में, जिससे बहुत उसको नुकसान हुआ। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और उसी के काम के औरंगजेब के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर उसने खड़ा किया हुआ था वो भी धीरे धीरे डाउन हो गया, टूट गया, ब्रोक डाउन हो गया। ही बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर मुगल्स एम्परर टू कीप चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। अब धीरे धीरे क्योंकि डाउनफॉल होता है ना, तो फिर जो हमारे नीचे काम करते हैं ना वो खुद को राजा समझने लग जाते हैं, तो ऐसे ही जो मनसबदार थे वो पावरफुल हुए जा रहे थे, नोबल्स अपॉइंट हो रहे थे, गवर्नर सूबेदार जो थे वो ऑफिसेस को कंट्रोल कर रहे थे, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन को, दीवानी, फौजदारी, ठीक है, आपने नाम पढ़े होंगे, गवर्नर्स को सूबेदार कहते थे, जो हमारा रेवेन्यू पैसा देखते हैं उन्हें दीवानी कहा जाता था, आज फाइनेंस मैनेजर कहा जाता है। फिर जो मिलिट्री को देखते थे उसको फौजदारी कहते थे। तो ये जो कंट्रोल सारा इनके पास हुआ जा रहा था। This gave them extraordinary political, economic and military powers over last region of the Mughal Empire। और इससे क्या हो रहा था, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स थी वो मुगल एम्पायर में जो थी अच्छी तरह चल रही थी पहले तो। As the governors consolidated their control over the provinces, the periodic remission of revenue of capital decline। और जैसे जैसे गवर्नर्स जो थे इनके वो कंसोलिडेट हो रहे थे, टूटे जा रहे थे, क्यों, क्योंकि डिक्लाइन जो हो रहा था, तो उनके हाथ से जो भी प्रोविंसेस थे उनका कंट्रोल भी खत्म हो रहा था। तो धीरे धीरे ये मतलब एक तरह के चेंजेस आ रहे थे, बिखर रहे थे, ठीक है ना। एक होता है ना मैंने पूरा कंट्रोल किया हुआ, अब जो मेरा ही कंट्रोल नहीं है तो आगे किसका कंट्रोल रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था। आप ऊपर देखिए क्वेश्चन भी था हमारे यहाँ, टेबल 1 से कहा था, विच ग्रुप ऑफ पीपल चैलेंज मुगल अथॉरिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ औरंगजेब रीजन। अगर आप देखिए औरंगजेब का जितना भी रीजन था, मतलब मुगल्स ने वो किया हुआ था कंट्रोल, उसमें सबसे ज्यादा मराठास जो थे, अगर हम देखें जो ग्रुप ऑफ मराठास थे उन्होंने सबसे ज्यादा जो है औरंगजेब के रीजन में उनको चैलेंज करके रखा।
क्यों? क्योंकि मराठा जो थे वो इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो आगे आया इसमें कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स थी वो रीजन में वास्ट हो रही थी, लेकिन जो गवर्नर्स थे उनकी पावर्स कंसोलिडेट हो रही थी, अपने अपने वो प्रोविंसेस को संभाल नहीं पा रहे थे, जिससे कि इनका सारा कुछ बिखर गया, डिक्लाइन हो गया। Peasants and Jamidari rebellions in many parts of northern and western India added to their problems. अब जो peasants थे और जो जमींदार थे उन्होंने रिबेलियन शुरू कर दिए। रिबेलियंस होते हैं आंदोलन, आंदोलन शुरू कर देना। उन्होंने नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में बड़े आंदोलन किए, जिससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। These revolts are sometimes caused by the pressure of mounting tax, क्योंकि इन लोगों ने टैक्स इतने इतने लगा रखे थे। इनका मेन यही होता था, बार बार रिवोल्ट करते थे, खिलाफ जाते थे। क्यों? क्योंकि टैक्सेस उस समय बहुत बढ़ा रखे थे। At other times they were attempt by powerful chieftains to consider their own position, और कई बार इनको चिफ्टियंस जो होते थे वो भड़काते भी थे कि तुम अपनी अपनी पोजीशंस के लिए बात करो, चाहे जमींदार है चाहे पीजेंट्स है, आपको हमारी अपनी अपनी पोजीशंस होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पीछे से उनको वो भी करते थे, अटेम्प्ट करते थे। मुगल अथॉरिटी हैज बीन चैलेंज बाय रिबेलियंस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल, और मुगल्स को ये बार बार ऐसे आंदोलन जो रिबेलियन कर रहे थे, बदला लेने वाली चीजें, जो रिबेलियंस बदला ले रहे थे, रिवोल्ट आंदोलन कर रहे थे, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे उनके खिलाफ हो रही थी। But these groups were now able to seize the economic resources of region to consolidate their position. अब ये क्या कर रहे थे, ये सारे मिल गए थे और ये कह रहे थे रिसोर्सेज को जितना अपनी तरफ करो, ताकि अपनी अपनी पोजीशन जो है वो हम रख सके। जो मुगल एम्परर्स थे आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब की तो डेथ हो गई, जो औरंगजेब के बाद वाले थे उनसे ये सब संभल ही नहीं रहा था। ठीक है ना। दे अनएबल टू अरेस्ट द शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इन द हैंड्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नर्स। उनको पता था ये ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। औरंगजेब के बाद जो भी मुगल एम्परर आए वो इतने वीक थे, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। उनको पता था सारा गवर्नर्स के हाथों में जाया जा रहा है, लोकल चिफ्टियंस जो कि भड़का रहे थे उनके हाथ में जा रहा है, और भी अदर ग्रुप्स थे। तो यही तो सारे पीजेंट्स और जमींदार को भड़का ही रहे थे एक तरह के। उनको कह रहे थे अपना बदला लो, अपना रिवोल्ट लो, टैक्सेस ज्यादा कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जो औरंगजेब के बाद के एम्परर्स थे उनसे नहीं वो संभल रहा था जैसे औरंगजेब संभाल रहा था। क्लियर अप टू दैट टॉपिक? एनी डाउट? इसी में एक दिया हुआ है कि एक राइटर था उस समय बता रहा था कि कैसे फाइनेंशियल बैंकरप्टी ऑफ द एम्पायर, मतलब कैसे जो एम्पायर्स थे वो खाली हो रहे थे, मतलब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था अपना वो चलाने के लिए। ठीक है ना, बैंकरप्ट हो जाते हैं ना जब पैसा किसी का बहुत देना होता है। तो जो लॉर्ड्स थे, एक उस लिख के गया था एक राइटर, तो उस समय की कंडीशन वो हेल्पलेस हो रखे थे। उनके पीजेंट्स जो थे वो दो दो क्रॉप्स लगाते थे, एजेंट जो थे वो उनके प्रिजनर्स की तरह काम करवाते थे। धीरे धीरे सारा जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो रहा था। तो जो भी अच्छा उग रहा था उसका उसका पैसा नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ छूट गया था। तो ये वो थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ। In the midst of these economic and political crises, the ruler of Iran, अब देखो जब मुगल एम्पायर धीरे धीरे कम हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रहे थे इंडिया में। तो जो ईरान का रूलर था, अब इंडिया के साथ ही था पाकिस्तान, पहले तो एक ही था, अफगानिस्तान, ईरान। तो ईरान का जो रूलर था नादिर शाह, उसने देखा कि यहाँ किसी से कुछ नहीं संभल रहा इंडिया का। तो उसने क्या किया, यहाँ आके कब्जा करने की कोशिश करी। किसे? दिल्ली को। कब? 1739 में। तो ये याद रखना है, जब इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे थे, तो रूलर ऑफ ईरान था नादिर शाह। उसने क्या किया, दिल्ली पे कब्जा करने की, दिल्ली को लूटने की कोशिश करी। प्लंडर्ड होता है लूटना। कब? 1739 में। एंड टूक एन इमर्स अमाउंट ऑफ वेल्थ, और दिल्ली से जो भी उसको इतना अच्छा अच्छा मिला उसने वो लूट लिया।
This invasion was followed by series of plundering raids by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali. Very very important है ये अहमद शाह अब्दाली का नाम, क्योंकि इसको देखते हुए ईरान वाले को, नादिर शाह को देखते हुए जो अफगानिस्तान के रूलर्स थे, अहमद शाह अब्दाली खासकर, इसने कहा जब ये लूट सकते हैं तो हम क्यों नहीं लूट सकते इंडिया को। तो वो भी आए और उन्होंने तो नॉर्थ इंडिया, दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में ही पड़ता था, 5 टाइम्स आके इंडिया को लूटा। वो क्या करते थे, अपनी फौज लेके आते थे, उनको पता है यहाँ इंडिया का कोई देखने वाला है नहीं, तो उन्होंने 1748 से लेके 1761 तक कई बार, मतलब 5 बार आके अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को लूटा, प्लंडरिंग करी, रेड डाली, मतलब इतना सामान ले लेके लूट लूट के अपने अफगानिस्तान ले गए। तो उस पे वो भी है कि नादिर शाह जो था ईरान का, उसने दिल्ली पे अटैक किया, तो उसने क्या क्या ले गया, 60 लाख ऑफ रुपीज ले गया, 1000 गोल्ड कॉइन्स ले गया, 1 करोड़ के गोल्ड के वेयर्स ले गया, जो पोर्ट पड़े होते थे, सामान होता था, कोई पेंटिंग्स होती थी, 50 करोड़ की तो वो ज्वेलरी ले गया, ठीक है ना। और ये सारा बताया है कि जो जो ले गए वो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा, मतलब यहाँ के लोगों को बेगर्स की तरह बना गए, होमलेस कर गए, ठीक है ना। तो नादिर शाह को कहा जाता था बहुत ही बेकार था, जो सारा लेके चला गया था, तो ऐसे माना जाता है, ठीक है ना। जब देखो अपने घर में कोई रक्षा करने वाला ना हो ना, तो कोई भी आके चोरी कर जाता है, वही बात हो जाती है। Already under the severe pressure from all the sides, the empire was further weakened by competition among different groups of nobles. अब पहले ही प्रेशराइज था, वैसे ही मुगल एम्पायर वीक चल रहा था, हर जगह से नोबल्स जो थे वो कंपटीशन कर रहे थे। They were divided into two major groups और factions, ये भी याद रखना है, जो नोबल्स के ग्रुप थे वो 2 हिस्सों में बटे जा रहे थे, फर्स्ट इज ईरानीज में और दूसरा तुरानीज में। ये टर्किश के थे, ईरानीज और तुरानीज में इसको डिवाइड करे जा रहे थे। For the long time, the later Mughal emperors were puppets in the hand of either one of the two puppets. और जितने भी मुगल्स के एम्परर्स थे वो उनके हाथ की पपेट्स, मतलब कठपुतलियां बन चुके थे, क्योंकि ईरानीज और तुरानीज का ही टाइम चल रहा था, क्योंकि यही लूटे जा रहे थे, यही बार बार आ रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे ये तो पपेट है, उनके हाथ की कठपुतली है, इनसे कुछ नहीं हो रहा। The worst possible humiliation came when 2 मुगल एम्परर्स, और सबसे बुरा तो तब हुआ जब 2 मुगल एम्परर्स, फारूक सियार, इसका ये टाइम पीरियड था, एंड आलमगीर टू वर एसिनेटेड। एसिनेटेड होता है ना, गोली बारूद से मार दिया जाता है, उनको मार दिया गया। 2 मुगल एम्परर को सरेआम मार दिया गया, गोली मार दी गई, खून कर दिया गया उनका। एंड 2 अदर, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, वर ब्लाइंडेड बाय दीज नोबल्स, और ये जो पावरफुल नोबल्स थे उन दोनों को उन्होंने अंधा कर दिया, अहमद शाह एंड शाह आलम टू। मतलब इतना कुछ हो रहा था और कुछ कोई कर ही नहीं पा रहा था, मतलब उनकी इतनी चलने लग गई थी कि यहाँ आके मार रहे हैं, मतलब हमारी देश में आके हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे मुगल्स एम्परर्स तक को मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये फारूक सियार रिसीव नोबल, तो कैसे नोबल्स ले रहा है, तो ये अच्छे थे पर इतने एफिशिएंट नहीं थे। तभी कहा जाता है ना, औरंगजेब के बाद कोई पूछता ही नहीं कौन था मुगल का। क्यों? क्योंकि माना जाता है ये जो फारूक सियार आया, आलमगीर आया, इन्होंने कुछ खास किया ही नहीं, इनकी इतनी चली ही नहीं, ये इतने वीक थे, उतने पावरफुल नहीं थे, जो इनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, वो इतने पावरफुल थे ही नहीं, ठीक है ना। और अहमद शाह हो गया, शाह आलम हो गया, इनकी भी इतनी नहीं चली। देखो कि कैसे नोबल्स जो थे, छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर रहे थे, उन्हीं से ही डर डर के मर गए। देखो, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा था। नेक्स्ट है एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। अब नई नई स्टेट्स एमर्ज हो रही थी। With the decline in the authority of Mughals emperor, the governors of large provinces, subedars, and great jamidars consolidate their authority in different parts of subcontinent. और जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा था मुगल एम्परर्स का, तो जो गवर्नर्स थे वो निकल के आ रहे थे, जो सूबेदार थे वो निकल निकल के आ रहे थे, जमींदार थे वो अपना आगे आगे हिस्सा बढ़ा रहे थे,
Through 18th century, Mughal Empire is gradually fragmented into number of independent regional states. और धीरे धीरे 18th century आने तक जो मुगल्स एम्परर थे वो पूरी तरह खत्म हो गए थे, छोटे छोटे पार्ट्स में रह गए थे, और उनमें से निकल निकल के गवर्नर्स, नोबल्स, किंगडम्स बन रहे थे। तो वो एक इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स और थे। ठीक है, जैसे बंगाल है, बंगाल ने कहा कि मुझे नहीं मुगल्स का चाहिए, हम तो अपनी बनाएंगे। तो स्टेट्स कौन से आते? स्टेट्स डेट वर ओल्ड मुगल। तीन चीजों में ये हुआ था, ये 1, 2, 3, इसको तीनों को याद रखना है कि कैसे 18th सेंचुरी में जो ग्रुप्स बन रहे थे वो कैसे ओवरलैपिंग कर रहे थे। फर्स्ट हुआ स्टेट्स डेट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, लाइक अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। दे वर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट। इन्होंने कह दिया कि हैदराबाद का, जैसे हम सारा पढ़ते भी है, मैसूर, हैदराबाद, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, लक्ष्मीबाई, ये सारे तो थे इन्हीं उस टाइम पे। तो ये सारे एमर्ज हो रहे थे, कह सकते हैं हम, वो वाला टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। ऑल दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट्स, The rulers of these states did not break their formal ties with Mughal emperor. ऐसा नहीं है इन्होंने उनके साथ रखा हुआ था, लेकिन ये बात नहीं मानते थे। इन्होंने अपने अलग अलग ही जो स्टेट्स थे वो बना लिए थे। सेकंड आ गया स्टेट्स दैट हैव एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अगर मुगल आर वतन जागीर। एक दूसरे वतन जहांगीर थे, ये अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट खेल रहे थे, मतलब कह लो अपना एंजॉय कर रहे थे। दे इंक्लूडेड सेवरल राजपूत, मतलब एक हो गया अवध बंगाल और इसका हैदराबाद का, दूसरा राजपूत का हो गया वतनगिरी, और एक लास्ट ग्रुप था जिसमें स्टेट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मराठास, सिख और जट आ गए। वो अलग अपना ही ग्रुप चल रहे थे, मराठास के अलग चल रहे थे, सिख अपने आ रहे थे और जट अपने आ रहे थे। दे वर ऑफ डिफरेंट साइजेस, सब अलग अलग साइज के थे। ऐसा नहीं है सिखों का थोड़ा पार्ट था, मराठास का ज्यादा पार्ट था, थोड़ा पार्ट जट का था। There were different sizes and size their independence from Mughal after long dawn of armed struggle. तो इतनी struggles करने के बाद मुगलों से इन सब ने डिसाइड किया कि अब हम अपना अपना इंडिपेंडेंट करेंगे, हम अपने अपने इंडिपेंडेंट जो है समझेंगे। ठीक है ना, मतलब हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। सो धीरे धीरे जो हमने अभी बात करी, जो इमरजेंस था न्यू स्टेट्स का, वो ऐसे ही हुआ। एक स्टेट शुरू हुई अवध बंगाल और हैदराबाद की, दूसरी शुरू हुई राजपूतों की, एंड थर्ड शुरू हुई मराठा, सिख और जट्स की। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे जो है अमर्ज हो रहे थे। क्लियर? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? नो मैम। इसमें मैं आपको वापस मैप पे लेके चल रही हूँ, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पेज पे किया था। ये देखिए कैसे तो थे ना, ये जट का है, सिख का है, अवध का है, बंगाल का है, हैदराबाद है, ये मराठास का हिस्सा है, मालवा है। ये अब देखो अमर्ज हो रहे थे मुगल एम्पायर्स की बाउंड्री के अंदर। ये अलग इस मैप में और भी है। तो ये बताया गया है कि कैसे ये, तभी इनको ज्यादा बड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ क्योंकि आगे इनके नेम्स थे। ये आगे सिख, ये राजपूतों वाला, मराठास का क्योंकि महाराष्ट्र सारा मराठास का, ये हैदराबाद का, खासकर ये बंगाल का। ठीक है ना, तो ये जो थे मैसूर वाला हिस्सा, ठीक है ना, जहां से टीपू सुल्तान वाला। तो धीरे धीरे ये अवध वाला हो गया। ये जो सारे थे, ये जो है इंडिपेंडेंट पहले इन सब ने स्टार्टिंग की थी। तो देख लो ये पूरे इंडिया में ही फैले हुए थे, ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन से थे। तो कहीं ना कहीं जो सूबेदार थे, वो नोबल्स थे, जमींदार थे, ये एक दूसरे के अगेंस्ट हुए जा रहे थे ना। उनको मुगल्स के तो पता है वीक लग रहे थे,
पर अपने वाले उनको लग रहा था हम अपने अपने अब खड़े करें, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट जब हम काम करते हैं ना। और कुछ नादिर शाह और अब्दुल अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने इंडिया को लूटा बहुत, तो उससे भी वीक हो गए। तो कहीं ना कहीं ये सब एमरजेंस जो है, न्यू स्टेट्स जो है वो तैयार हुई, ठीक है ना। तो हम एमरजेंस जो नई नई स्टेट्स तैयार हुई, अब उनके बारे में भी हम स्टडी कल करेंगे। लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया कि जो स्टेट्स हैं वो कैसे अपने अपने उससे